हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा और जो वीडियो होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। टेंशन ना लो, कुछ मैंने ऐसे पॉइंट जरूर लिए हैं जो कि मध्यवर्ती अंतिम के नहीं है, वो भी मैं आपने थोड़ा बहुत कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, पेपर में सारे क्वेश्चन अटेंड होने चाहिए। तो देखो, जैसे हमने लास्ट क्लास दूतावास एंड ऑल पे लगाई थी, ऐसे ही आज हम लगाने वाले मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कर लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है और अंतिम वस्तु क्या होती है। ठीक है ना, बट उससे पहले यार एक काम करते हैं ना, ये छोड़ो पहले। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये आ रही है, वो कह रहे हैं कि पढ़े तो पढ़े क्या। अब देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पढ़ने का तरीका सिंपल सा है। ये मत सोचो कि आपने कम पढ़ा है। देखो, हमेशा क्या होता है, जब भी आप कहीं लड़ने के लिए जाते हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले चीजें ढूंढो कि आप अपने आप को कैसे और कितना बचा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले अपने नोट्स, जो मैंने आपको वीडियोस की फॉर्म में सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, नोट्स बनवाए ना प्रॉपर, पहले आप उनको पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप हर तरह के क्वेश्चंस के साथ डील तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आता है थोड़ा और अच्छे से एडवांस प्रोटेक्शन लेना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट थी, आप उनको बार बार रिपीट करके पढ़ लो। अब आप बिल्कुल हाईली, मतलब एक तरह से कहो तो प्रोटेक्टेड हो तरीके से। ठीक है ना, बट उसके बाद भी आपका मन नहीं माना, आपको लगा कि नहीं यार, कहीं ये थोड़ा बहुत जो लूप होल्स हैं, क्या पता इनको भी भर लेता हूँ, बहुत टाइम है या भर लेती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम है अभी, तो आप फिर बुक्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका बुक्स हो गया, या फिर पिछले सालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप उनको पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से क्या, बिल्कुल बेस इस तरह से बनेगा। बहुत सारे बच्चे क्या डायरेक्टली बुकों में जा रहे होंगे ढूंढो, नहीं यार ऐसा नहीं होता। पहले आपके पास जो है उसे तो पढ़ो, पहले जो है उससे खुश रहो। जब आप उसको कर लोगे देन उसका आगे अचीव किया जाता है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि डायरेक्टली दूर हाथ मार ले बुक पे, तो उसका मतलब फिर ये भी नहीं होगा और बुक भी नहीं होगी। ऐसे नहीं करना, पहले कॉपी करो, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करो, उसके बाद सैंपल पेपर, बुक, जो आपको करने का मन करते चले जाओ। क्लियर ना? और कोशिश करो कि आपको लिखना आना चाहिए। अगर मान लो आपने कॉपी में से पढ़ लिया, आपको ये रिटेन नहीं रहता, मुझे पता है कोरोना के कारण से पढ़ाई बहुत बच्चों की छूट गई थी। सिर्फ मोबाइल गेम, फ्री फायर एंड ऑल जो आप खेलते रहते थे वही चलता रहता था, रील्स बनाना ये सब चलना। ठीक है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ रील्स बेकार है, रील्स अच्छा है, मैं भी बनाता हूँ। ठीक है, बट अब देखो हो क्या रहा है, मैंने ये बोला कि आप भूल गए हो रिटेन करना। मैं माइंड क्या, काफी टाइम से सोया हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट बिना पेपर के बच्चे पास हो रहे थे। तो उससे क्या है, माइंड जो है वो आपका सोने लग गया, वो रिटेन नहीं कर पा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप उसको सिर्फ पढ़ लो कहानी की फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन मैंने चैप्टर पढ़ाया, मैंने एक बार समझ लो, उसके बाद खुद बनाने की कोशिश करो। जैसा आपने सैंपल पर उठाया तो सैंपल का आंसर मत देखना, पहले क्वेश्चन देख के खुद बनाओ उसका आंसर, कितना आप बना सकते हो। जरूर था ना कॉपी का एज इट इज लिखा, कहाँ लिखा है कि कॉपी का एज इट इज आपको चेपना चाहिए? नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे टीचर नंबर काट देंगे अगर एज इट इज नहीं लिखा, उन्होंने बोला। अरे ऐसे कहीं टीचर नहीं लिख सकता कभी एज इट इज, तो बच्चा कैसे लिख लेगा यार? एज इट इज का मतलब क्या होता है समझो। मैं आपको जो समझाऊं तो आपको दिमाग में उतारना है, कुछ अपनी चीज जोड़नी है, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आंसर देना, बात खत्म। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एज इट इज वहां से चेपो, बिल्कुल एज इट इज लिख दो। अरे यार नहीं होता, सारे बच्चे एज इट इज थोड़े ना लिख पाते। तो अपनी तरफ से बना के लिखो। देखो मैंने भी बना के लिखे थे, मेरे स्टूडेंट में जो जितने मतलब यहाँ पे ऑफलाइन जो फेस टू फेस मेरे साथ पढ़ते हैं वो भी बना के लिखते हैं। ठीक है, 99 नंबर 98 नंबर वो भी लेके आते हैं। ठीक है, तो कहाँ लिखा है क्या बना के नहीं सकते? बना के लिखो, आराम से लिखो। इससे क्या है, माइंड ओपन होता है, माइंड को और मतलब सोचने की मतलब क्या मिलती है, क्षमता मतलब जो है बढ़ती है। तो अगर आप सोच के लिखते हो तो सोच के नहीं, सोच के। ठीक है ना, चलो। तो अभी हम बात कर लेते हैं अब अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के ऊपर। ठीक है ना, तो देखो अंतिम वस्तु होती क्या है, मैंने कहा था ये वो वस्तुएं होती हैं जो कि प्रोडक्शन के दायरे से बाहर आ चुकी है। यानी प्रोडक्शन के दायरे से बाहर आ चुकी है, उत्पादन का जो दायरा था ना वहां से बाहर आ गई, अब कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, बट जो मध्यवर्ती वस्तु होती है अभी भी वो प्रोडक्शन के दायरे में है, ये उसी फैक्ट्री के अंदर है, अभी भी उसका प्रोडक्शन पूरी तरह से होना बाकी है। क्लियर है? मध्यवर्ती वस्तुओं का एज अ रॉ मटेरियल, नहीं कच्चे माल की तरह आप यूज करते हो, जबकि जो हमारे जो अंतिम वस्तु है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ये अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाते हैं। कौन से? अंतिम वाले। ठीक है, बट ये प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादक होते हैं उनके द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अंतिम वस्तु को घरेलू आय राष्ट्र में शामिल किया जाता है। इसमें इसलिए पंगा नहीं आएगा आपको कि मैं घरेलू के लिए पढ़ाऊं या राष्ट्र के लिए, किसी भी पॉइंट से आएगा तो लगभग एक ही आंसर इनका रहता है। तो मैंने क्या बोला, घरेलू और राष्ट्रीय आय में अंतिम वालों को शामिल करते हैं, बट मध्यवर्ती वालों को घरेलू और राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने इसको अंतिम माना है, इसको मैंने क्या माना है, मध्यवर्ती माना है। उसके अलावा जैसे अगर जो अंतिम वस्तु पे जो खर्चा होता है, ठीक है ना, क्या है जो अंतिम वस्तु पे हम खर्चा करते हैं उसे क्या कहते हैं, हमने अंतिम वस्तु पे जो भुगतान करा है वो हमारा अंतिम भुगतान हो चुका है एक तरीके से, है ना। जो मध्यवर्ती पे करते हैं उसे मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती उपभोग व्यय, इस टाइप की चीजें हम उसे बोलते हैं।
क्लियर हो गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो आप आटा लेके आते हो दुकान से और उसकी रोटी बना के खा लेते हो, तो ये हो गया अंतिम। आप आटा लेके आए, उसके बिस्किट बनाए या रोटी बना करके आपने बाहर बेचा, तो वो आटा आपके लिए हो गया एज अ रॉ मटेरियल यानी मध्यवर्ती। मध्यवर्ती वस्तु को शामिल क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि मध्यवर्ती वस्तु को शामिल करने से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोहरी गणना मतलब जब आप किसी क्या नाम है उत्पाद को एक से ज्यादा बार क्या करते हो, तो गणना करते हो, तो उत्पाद के मूल्य को एक से ज्यादा बार टोटल कर लेते हो, तो मध्यवर्ती वस्तु से क्या आता है, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, मगर अंतिम वस्तु से नहीं होती है। क्लियर हो गया? इतना देखो आपको कॉपी में भी पढ़ लेना चाहिए एक बार। अब देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि अच्छा से टॉपिक भी क्या है हैंडल हो जाए। क्लियर हो गया? प्लीज बने रहिए, ठीक है। भगा के कोई फायदा नहीं है, वीडियो को आराम से देखो, एक बार देखो बट अच्छे से देखो। अब एक तरीका क्या, आप जल्दी जल्दी देखोगे, बहुत स्पीड से भगाओगे और फिर वो समझ में भी नहीं आएगा तो क्या फायदा, फिर दोबारा देखना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आराम से देखो, मन लगा के देखो, ठीक है। घरेलू या राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं? पहला लिखा हुआ है एक जलपान गृह द्वारा सब्जियों की खरीद। अब बता, बहुत बच्चे यहीं पे खत्म हो जाएंगे कि जलपान गृह ये होता क्या है। ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है नाम जलपान गृह, ठीक है। तो कई बार देखो हिंदी में ऐसे ऐसे नाम आते हैं और हमें पता है कि देखो आजकल के जो बच्चे हैं ना, मैं भी उसी जनरेशन में, आप भी उसी जनरेशन में, हमारी ना तो हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है, हम बीच में अटक गए यानी इंग्लिश। इवन अब तो मोबाइल भी आपको पता है काफी टाइम से इंग्लिश का ऑप्शन देता है। इतना मतलब इतनी बर्बादी आ चुकी है, सोचो पहले के लोग हिंदी को यूज कर रहे हैं, संस्कृत था, हिंदी यूज करते थे, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज में बच सीधा वो इंग्लिश यूज कर रहे हैं। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इंग्लिश लाया गया है। इंग्लिश मतलब ना हिंदी ना इंग्लिश, हम इंग्लिश यूज करते हैं। तो इस कारण क्या होता है, हमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी आ जाते हैं हिंदी में जो हमें पता नहीं होते, या फिर इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें पता नहीं होते। दोनों केस में फंसते हैं। तो भाई देखो सीबीएसई ने एक चीज अच्छी भी तो कर रखी है, पेपर आपको दोनों में देता है, इंग्लिश में भी देता है, हिंदी में भी देता है। तो अगर आपको समझना है तो इंग्लिश में आप देख सकते हो। जलपान गृह मतलब आपका एक तरह से होटल रेस्टोरेंट हो गया। कौन हो गया? रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। तो जलपान गृह जहाँ पे खाना पीना ये होता है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। अब रेस्टोरेंट सब्जियां खरीद रहा है। अब बात को समझना, रेस्टोरेंट अगर सब्जियां खरीदता है तो क्या वो अपने लिए खरीद रहा है? नहीं, वो सब्जियों को बनाएगा जो भी है और बाद में क्या कस्टमर जो क्या आएंगे उनको क्या है देगा। बात समझो ना, वहां पे तो भाई लोग आएंगे ना खाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जियां जो ये खरीद रहा है रेस्टोरेंट वाला, ये इसके लिए क्या है, ये मध्यवर्ती है, क्योंकि ये इसके अपने लिए नहीं कर रहा है, ये इसका प्रोडक्शन करके दूसरों को बेचेगा। क्लियर होगा? तो हमने देखो बात क्या कर रहे हैं, तो जो भी गुड्स आप अपने लिए यूज करोगे वो हमारा अंतिम हो गया। बट अगर अपने लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरी चीज को अचीव करने के लिए कर रहे हो, तो वो जो आपका बनता है वो आपका बन गया, आपका दूसरी जो अचीव करने के लिए बनता है उसको कहते हैं मध्यवर्ती। क्लियर हो गया? ध्यान से देखना, अभी भी इस लाइन को करेक्ट करूंगा धीरे धीरे। बट चलो, तो पहले इसी लाइन के बेस पे हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया कि जलपान गृह मतलब हो गया रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट अगर सब्जियों की खरीद कर रहा है तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, ना घरेलू में ना राष्ट्रीय में, क्योंकि ये मध्यवर्ती उपभोग का पार्ट माना जाएगा। और अगर आपने गलती से इसे शामिल कर लिया तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर? चलो, एक फैक्ट्री का बिजली का खर्च। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है फैक्ट्री का बिजली का खर्च। यार एक फैक्ट्री के अंदर अगर बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, या फिर वो अपने क्या नाम है, वो एक मतलब मेरे को क्या नाम है झाड़ू पोछा करने वाला बंदा चाहिए, मैंने मान लो आपको अपॉइंट कर लिया और मैंने कहा यार झाड़ू पोछा मार लिया करो, तो मैं आपको सैलरी वैलरी कुछ भी देता हूं। तो इस टाइप की जो फैक्ट्री के अंदर जो चीजें हो रही है, तो यार फैक्ट्री के अंदर अगर बिजली का बिल पानी का बिल सब आएगा तो क्या वो फैक्ट्री खुद देती है? नहीं बेटा, देती तो अपने जेब से, मगर निकालती किसकी जेब से? कस्टमर के जेब से निकालती है। क्योंकि जितना ज्यादा फैक्ट्री के ऊपर कॉस्ट बढ़ेगी उतना ज्यादा उसका प्रोडक्ट महंगा होगा, और महंगा होगा तो वो किससे अचीव मतलब रिसीव कर लेगा पैसे, वो पैसे बताए कस्टमर के ऊपर बोझ पड़ जाता है, बर्डन कस्टमर के ऊपर पड़ता है। इसका मतलब ये भी कि आपका मध्यवर्ती की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये भी शामिल नहीं होगा, ना ये शामिल हो रहा है ना ये शामिल हो रहा है। दोबारा देखो कैसे कह रहा हूं। सपोज करो आप एक अपने लिए जींस जो भी आपको टॉप जो भी पसंद है आप लेने गए, अगर वो टॉप अगर रोड साइड से लेते हो या स्मॉल शॉप से लेते हो, किससे लेते हो? स्मॉल शॉप से लेते हो, SM स्मॉल मैंने बोला है, स्मॉल शॉप से लेते हो, तो वो आपको मान लो 300 400 500 600 रुपए तक की मिल जाएगी, बड़े प्यार से मिल जाएगी। क्लियर है? कोई इसमें शक की बात नहीं है, अगर आप छोटी जगह से जाओगे तो मिल जाएगा। मगर वही चीज, ठीक है ना, वही चीज अगर आप मान लो, ठीक है, आपने क्या करा, ये स्मॉल शॉप से लिया तो वो आपको मान लो 600 में मिल गई। अब वही चीज आप किसी बड़े से मॉल से लेके आओ, ठीक है, या कोई ऐसी बहुत बड़ी जगह से लेके आओ, तो वही 600 वाली सेम आपको कितने की मिल जाएगी? यहाँ 3000 की मिल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? कपड़ा एक जैसा भी हो सकता है, कपड़ा एक जैसा है, कलर एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, फिर ये 3000 का क्यों पड़ा? क्योंकि भाई साहब इसमें बहुत सारी क्या है डेकोरेशन करी हुई है,
लाइटिंग लगा रखी है, बहुत सारे जगह जगह तुम्हें पता बंदे खड़े होंगे हेल्प करने के लिए, मैं आई हेल्प यू, मैं हेल्प यू, यही करते रहते हो, ठीक है। तो वो बंदे हैं, तो यार उन सबकी सैलरी निकालनी है, लाइट का खर्चा निकालना, पानी का बिल निकालना है, तो ये सब कहाँ से निकालेंगे भाई? उसी प्रोडक्ट से तो निकालेंगे। इसका मतलब ये जितनी भी चीजें, लाइट, पानी के, बिजली पानी का खर्चा, हेल्पर की सैलरी, ये सब मेड वेड है ना, नौकर वोकर की, ये तो सारी चीजें क्या है किसी और से रिकवर हो जाएगी। इसका मतलब इसका बटन फैक्ट्री पे तो पड़ नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, बात समझ आ गया? ये कस्टमर से रिकवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जितनी भी बिजली पानी ये सब है, ये एज अ रॉ मटेरियल, एज अ कच्चे माल की तरह यूज कर रहा है उसे, एज अ मतलब मध्यवर्ती उपभोग की तरह, तो हम बोलेंगे इसको शामिल नहीं करेंगे। तो 2 पॉइंट हमने बिल्कुल आराम से समझे। देखो इतना डीप क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पेपर में एनालाइज करने के लिए आसानी हो जाए। देखो ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ज्यादा से 30 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है, बट आप आराम से इसको देखो क्या कहना चाहता हूं। तो जलपान का रेस्टोरेंट अगर सब्जी खरीदता बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे धोरी करने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, मध्यवर्ती उपभोग है। क्योंकि ऐसी बिजली का बिल, ये भी मेरे मध्यवर्ती उपभोग मान के चल रहा हूं, ये भी मैं शामिल बिल्कुल नहीं करूंगा। क्लियर हो गया? चलो, क्योंकि ये बेटा वो आगे का रिकवर कर लेगा, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला है, ये इसका मध्यवर्ती से रिलेटेड नहीं है, मैंने ऐसे डाल दिया, गृहस्थ द्वारा है, ठीक है, यानी परिवारों द्वारा अवकाश के समय में, मान लो छुट्टियां पड़ी गर्मियों की, कुछ काम धाम नहीं था, आपने बगीचे या छत में गए और सब्जियां उगा ली, 4-5 टमाटर उगा के कह रहे देखो मम्मी मैंने सब्जी उगा दी, क्या इसको शामिल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी जो कभी कभार होने वाली जो चीजें होती है उनको एक तो शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसे ये हो गया। दूसरा, इसका क्या मार्केट वैल्यू निकालोगे यार? इसका कोई मार्केट में, आप 2-4 टमाटर निकाल दिया, बगीचे में थोड़ी सब्जी उगा दी, वो भी आपका काम नहीं है, आप उत्पादक नहीं हो, भी खाली थोड़ा बहुत कर दिया, तो उसको बिल्कुल शामिल नहीं करते। बट अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, बच्चे कहते हैं भाई आपने कहा इसको शामिल नहीं करना, बट एक क्वेश्चन आता है कि स्व उपभोग के लिए किसान ने खुद के उपभोग के लिए भी कुछ उगाया, तो क्या उसे करें? बिल्कुल करेंगे। स्व उपभोग के लिए कोई भी आप उत्पादन करते हो स्व उपभोग के लिए, बट याद रखना वो उत्पादक होना चाहिए। स्व उपभोग के लिए अगर वो कर रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल उसको शामिल करते हैं। बट स्व उपभोग अगर मान लो सर्विसेज का हो रहा, सेवाओं का हो रहा, तो उसको शामिल नहीं करना। देखो सेवाओं का स्व उपभोग जो नहीं किया, मन नहीं आता, ठीक है ना, अगर मान लो आपने सेवाएं मतलब करी है और स्व उपभोग के लिए ले आ रहे हो, तो बिल्कुल उसको शामिल नहीं करते। हमने सावधानियों में पढ़ा था, याद होगा आपको, ठीक है ना। बट अगर सेवाओं की जगह अगर मान लो गुड्स है, यानी उत्पाद है, तो बिल्कुल वस्तुएं हैं तो आ जाएगा। तो वस्तुओं को शामिल करना चाहिए, सेवाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, लिखा है कि अवकाश के समय में आपने थोड़ी सब्जियां उगा ली, बगीचे में, घर के पीछे या फिर छत में, कहीं भी आपने उगा लिया, तो इस टाइप की चीजों को बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। हम बोलेंगे बिल्कुल क्यों शामिल नहीं करेंगे? एक तो उसका मूल्य मैं नहीं निकाल पाऊंगा कि अब ये किस बेस पे आपने निकाल कर यूज किया है, क्या क्या कराया था, इसका मूल्य निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ठीक है, ये कभी कभार ऐसी मतलब थोड़ा बहुत क्या है अवकाश के टाइम पे कर लिया, तो उसका कोई मतलब मेन मतलब राष्ट्रीय आय से नहीं होगा। क्लियर है? चलो, ना ही घरेलू से। आगे, एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मित्र को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज। अब देखो मोटरसाइकिल जो खरीदा है, क्या क्वेश्चन ये बताया कि मोटरसाइकिल उत्पादन प्रक्रिया में यूज हुई है? नहीं हुई है। यहां भी पंगा फंसता है। देखो कोई भी अगर आपने किसी को लोन दिया, कुछ दिया, और वो लोन का यूज अगर उत्पादन प्रक्रिया में हो रहा है, जैसे मान लो आपने बाइक खरीदी मगर उससे वो एज अ ट्रैक्टर की तरह उत्पादन प्रक्रिया में काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तब तो उसे शामिल भी करो। बट आपने एक दोस्त को दिया था पैसा, जाके बाइक खरीद जा, वो अब तुझे ऋण पे मतलब उस पर क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है, और बाइक को आवारागर्दियों की तरह घुमाता रहता है इधर उधर। बात को समझो। तो यार क्या, जब उसका कोई उत्पादन क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या उसको राष्ट्रीय में शामिल करना चाहिए, घरेलू आय में शामिल करना चाहिए? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये भी आपका शामिल नहीं होगा। तो उसने बोला एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मित्र को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, हम बोलेंगे देखो ये उत्पादन, इसका कोई उत्पादन क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जब तक क्वेश्चन बोल ना दे, क्वेश्चन बोलेगा कि उत्पादन क्रिया से लेना देना है, तो फिर हम उसको शामिल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गया ना? जैसे मैंने उस वाले लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें लास्ट के 3 पॉइंट में भी बताया था कि ऋण विण वाले पॉइंट, तो देखना पड़ता है कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए है या नहीं है। तो ये प्रोडक्शन पर्पस है ही नहीं, शामिल ही नहीं होगा, बात खत्म। एक फर्म ने वकील को चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की सेवाएं लेने पर, वकील की सेवाएं ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं ली, मान लो मैकेनिक भी रखा हुआ है, कुछ भी है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, सेवाएं लेने पर उसको फीस का भुगतान, मैंने कहा ना कौन कर रहा है? फर्म। फर्म अगर किसी को कोई पेमेंट कर रही है ना, तो बेटा उसका रिकवर कहां से करेगी? वो आगे जाके अपने गुड्स की कॉस्ट बढ़ा करके रिकवर कर लेगी, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ये भी ऐसा मध्यवर्ती है, तो मध्यवर्ती है तो उसको शामिल नहीं करना चाहिए। बात समझ गया? हमेशा देखना चाहिए कर कौन रहा है। अगर वो फर्म टाइप के लोग, फर्म टाइप के बंदे कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी उसको शामिल कभी मत करो, क्योंकि वो मध्यवर्ती का पार्ट बन जाएगा। बात समझ गया? बट इसमें एक और पंगा आता है, ठीक है, एक सेकंड है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अब ये हमने पॉइंट पढ़ा, ठीक है, इसका अगला देखो जरा, इस वाले को छोड़ो 2 मिनट के लिए, इसको लेते हैं जरा। देखो इसमें लिखा है फर्म द्वारा अपने प्रयोग के लिए कार खरीदने पर वह, अब फर्म ने कार खरीदी है, याद रखना,
बात को। अब ये कार जो खरीदी है, क्या ये फर्म का काम है कार बेचना? नहीं यार, कार बेचना तो काम बिल्कुल भी नहीं है। तो कार उसके लिए एक तरह से निवेश व्यय हो गया, उसने निवेश करा है, अपने लिए किया है क्योंकि है, ठीक है। तो ये इसका अंतिम हो गया ना, ये तो अंतिम प्रयोगकर्ता हो गया फर्म इस बार। अभी तक फर्म जितनी भी चीजें खरीद रहा था, मान लो जो रेस्टोरेंट ने सब्जियां खरीदी तो अपने लिए नहीं खरीदी, उसको बना के बेचता, इसलिए मध्यवर्ती था। इस बार इसने कार खरीदी है, माल लाने ले जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कोई भी चीज खरीदी है, तो समझ लो ना यार, जब ट्रक कार वार कुछ भी खरीदेगा और अपने प्रयोग के लिए खरीद रहा है, तो भाई साहब वो कार बेचने के लिए नहीं खरीदी उसने, फिर वो अपने लिए होगा, तो एक तरह से वो निवेश व्यय हो गया, उसको शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। वो अंतिम वस्तु मानी जाएगी, ना कि मध्यवर्ती वस्तु। बिल्कुल समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज नीचे ना कमेंट में हाँ लिख लिया करो, मैं बाद में आगे जाके कभी लाइव भी जाऊंगा, बट तब तक शायद आप, जहां तक मुझे ध्यान है, मैं आपके साथ बीकॉम के लेक्चर अटेंड करूंगा जहां तक है, ठीक है। 12वीं क्लास आप करो क्लियर, बीकॉम के लेक्चर्स में शायद आपके साथ अटेंड करूंगा, लाइव भी करूंगा हो सके तो। चलो आगे लिखा है टैक्सी चालक द्वारा टैक्सी का किराया। अब देखो टैक्सी चालक ने टैक्सी खरीदी है, तो यार जब टैक्सी चालक, चालक मतलब चलाने वाला, टैक्सी खरीदेगा तो टैक्सी बेचने के लिए थोड़ा ना खरीदी है, टैक्सी वो अपने पास ही रखेगा, इसका मतलब टैक्सी का अंतिम प्रयोग करता तो टैक्सी चालक ही हो गया ना। तो ये भी निवेश में माना जाएगा, क्या माना जाएगा? निवेश में माना जाएगा, और उसको भी हम शामिल करेंगे। ये अंतिम है, ये अंतिम है, याद रखना, बात समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो पहचानना होता है कि यार वो गुड्स वो अपने लिए ले रहा है या बाद में बना के बेचेगा, कुछ करेगा या रिकवर करेगा, तो इस टाइप की चीजें हमें देखनी पड़ती है, क्लियर। आगे लिखा हुआ है फर्म द्वारा निगम कर का भुगतान। निगम कर, आयकर वायकर वाला कोई भी भुगतान आएगा तो बेटा ये आपको ना इस तरह से लिखना पड़ेगा इसका आंसर, कि अगर फर्म अगर आयकर निगम कर कुछ दे रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक पक्षीय हस्तांतरण का पार्ट माना जाता है। किसका माना जाता है? एक पक्षीय हस्तांतरण का पार्ट माना जाता है। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जब आपने देखा होगा ना, जब हमने वाला किया था, क्या कहते हैं उसे, आय विधि की थी, तो आय विधि में हमने ना एक चीज नोट अगर आपने की हो, तो आय विधि में एक होता है लाभ। लाभ के अंदर फिर 3 पॉइंट हुआ करते थे, एक होता था लाभांश, लाभांश, एक होता था आपका निगम कर, कंपनी कर, फर्म कर, एक होता था प्रतिधारित आय, ऐसा कुछ होता था, याद हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो निगम करता, अब देखो ना निगम कर यहाँ पे आता है। अब आपने प्रॉफिट को ऑलरेडी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड कर दिया होगा, घरेलू आय में इंक्लूड कर दिया होगा, तो क्या इनको लेना पड़ता है? फिर नहीं लेना पड़ता। तो वही बात, आप इसमें 2 चीजें बोल सकते हो। पहली बात तो निगम कर, कंपनी कर, जो भी आपका होता है बेटा ये एक पक्षीय होता है, इसके बदले में आप गवर्नमेंट से कुछ मांग नहीं सकते, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको खर्च करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तो उसे मांग नहीं सकते, तो एक पक्षीय हस्तांतरण होने के कारण वो शामिल बिल्कुल भी नहीं होगा, निगम कर, कंपनी का, फर्म का, आयकर जो भी है। बट दूसरा ये भी लिख सकते हो साथ में, और साथ ही साथ अगर हम एक बार लाभ को, अगर हम आय को अगर ऑलरेडी ले चुके हैं, लाभ को ले चुके हैं, तो भाई साहब फिर ये कर का मतलब ही नहीं बनता ना, लाभांश का मतलब नहीं बनता, इसका मतलब ही नहीं बनता। समझ में आ गया? तो इतने पॉइंट मैंने करवा दिए बेटा, जितने मैंने पॉइंट देखो मैंने इनका सबका रीजन मैंने बोला है, आप साइड में लिखते चलो, हिंट के फॉर्म में मैंने क्या बोला, भाई ने क्या बोला, सर ने क्या बोला, जो मर्जी बोलो यार, उसके बगल में बस लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ हर के एक पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस देखो क्या क्या है। वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। अगर साल के दौरान अगर स्टॉक में वृद्धि होती है तो बिल्कुल उसको राष्ट्रीय आय, घरेलू आय में शामिल किया जाएगा, ठीक है। मूल्य वृद्धि का पार्ट है बच्चे, ठीक है, मूल्य वृद्धि का ही पार्ट माना जाता है स्टॉक में वृद्धि, ठीक है। या आप इसको ये बोल सकते हो, स्टॉक में वृद्धि आपका क्या हो गया एक तरीके से, निवेशित हो गया, आपने निवेश किया होगा तभी तो स्टॉक में वृद्धि भी है, तो निवेश व्यय का पार्ट है, शामिल हो जाएगा, क्लियर है। मशीन के एक डीलर द्वारा मशीन की खरीद। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, मशीन का एक डीलर है, या मोबाइल सेट का एक डीलर है, फ्रिज का डीलर है, कूलर पंखों का डीलर है, उसके द्वारा मशीन खरीद। अब देखो मान के चलो कि फ्रिज की दुकान है, तो फ्रिज क्या उसके लिए, फ्रिज उसके लिए गुड्स है, यानी वस्तु है जो कि वो बेचेगा। कौन सी वस्तु है? मध्यवर्ती, उसने अपने लिए नहीं रखा हुआ है, वो बेचने के पर्पज से रखा हुआ है। तो ऐसी जो हमारे डीलर होते हैं, मशीन का डीलर है, तो मशीन के डीलर ने मशीन की खरीद किया, तो इसका मतलब वो मशीन को बेचेगा, फ्यूचर में बेचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मध्यवर्ती है, तो ये शामिल नहीं होगा, ठीक है। ऐसी मोबाइल सेट के ऊपर भी आ सकता है कि मोबाइल सेट का डीलर है, उसने मोबाइल सेट खरीदे हुए हैं, तो भाई मोबाइल सेट की दुकान में मोबाइल लगे हैं तो बेटे बेचने के लिए होता है ना, इसका मतलब मध्यवर्ती है, वो उसके अपने लिए नहीं है, वो बाहर बेचने के लिए। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन था पीछे वाला, ठीक है, उसके साथ इसको कनेक्ट मत करना, वहां पे लिखा होता है टैक्सी चालक ने टैक्सी खरीदी है, तो टैक्सी चालक है, वो चलाता है टैक्सी, ठीक है ना, इसलिए मतलब उसको टैक्सी उसी के पास रहेगी, तो इसलिए वो अंतिम वस्तु था, वो निवेश व्यय का पार्ट था, इसलिए वो शामिल किया गया। क्या है? अंतिम वस्तु है, निवेश व्यय उसका, वो इसलिए वो शामिल किया गया। बट यहाँ पे ये जो फोन वोन ये सब लेके आया ना, रखे हैं इसने, ये अंतिम वस्तु नहीं है, ये मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि इसको बेचेगा, क्लियर है ना। चलो अब मान लो वहां पे टैक्सी का चालक की जगह टैक्सी का डीलर होता तो तब फिर वो मध्यवर्ती हो जाता है, क्योंकि टैक्सी फिर उसने अपने लिए नहीं खरीदने के लिए रखी हुई है, ठीक है ना, फिर वो मध्यवर्ती हो जाता है। तो टैक्सी का डीलर है तो मध्यवर्ती, टैक्सी चालक है
तो निवेश व्यय इसलिए वो अंतिम हो जाएगा। ऐसे हमारे यहाँ पे भी मैंने बोला सेम, अगर ये डीलर है, डील करते हैं इस चीज में, तो भाई मध्यवर्ती है। अगर ये अपने लिए खरीदा होता, परिवार के लिए खरीदी होती, अपने लिए रखी होती, तो फिर ये अंतिम हो जाता। चलो, स्कूल द्वारा फर्नीचर की खरीद, अब स्कूल ने फर्नीचर खरीदा तो क्या स्कूल फर्नीचर बेचता है क्या? नहीं बेचता, तो ये अंतिम वस्तु है, ये शामिल होगा। बात को समझो, ठीक है ना। अब स्कूल द्वारा चौक डस्टर आदि की खरीद, अब देखो ध्यान से देखो, फर्नीचर का यूज किया स्कूल ने, अपने लिए किया है, उससे इनकम जनरेट कर रहा हो, ठीक है, अपने पास रखा हुआ, अंतिम वस्तु बेचेगा नहीं। पर चौक डस्टर, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस वाले पॉइंट में, बुक में भी कई जगह गलत दिया हुआ है इसका आंसर। स्कूल द्वारा चौक डस्टर की खरीद, अब मान लो कि मैंने मार्कर वार्कर चौक डस्टर एंड ऑल ये यूज कर रहा हूं मैं, तो ये क्या होना चाहिए? देखो अगर मैं इसका देखूं तो ये एक तो देखो हमेशा जो है ना, ये गुड्स को ध्यान से देखा करो, क्या ये गुड्स लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं क्या? नहीं, ये कुछ टाइम के यूज के लिए है। जैसे मान के चलो मैं चौक का यूज कर रहा हूं, तो भाई वो 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाएगा। आपका डस्टर 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाता है, इंक 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हेल्प कर रही है, सिर्फ प्रोडक्शन पर्पस में सिर्फ हेल्प कर रही है बस, ठीक है ना। और इसलिए इसको शामिल नहीं करना चाहिए, ये 1 ही साल के अंदर कंज्यूम हो चुका है, हो जाएगा। क्लियर है? तो स्कूल अगर चौक डस्टर आदि पर खरीद कर रहा है तो याद रखना ये अंतिम, ये आपका वो मध्यवर्ती वस्तु माना जाता है, 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाएगा, इसलिए शामिल नहीं होगा। बट स्कूल ने फर्नीचर खरीदा है तो भाई लॉन्ग लाइफ के लिए है, 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, ठीक है, तो ये अंतिम वस्तु है। समझ में आ गया? आगे, एक कारखाने में मशीन के सुधार पर व्यय, अब देखो कारखाने में मशीन अगर लगा रखी, कारखाना मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री में मशीन लगाई तो क्या वो मशीन बेचने के लिए लगाई है? हम लेंगे नहीं, मशीन से जो चीज बनेगी वो बेचेंगे ना हम तो जो चीज बनेगी वो मध्यवर्ती है, मशीन तो अंतिम है। तो उस पर अगर कोई खर्चा भी होता तो भी वो क्या हमारा अंतिम है। बात को समझो, ठीक है। और ना ही हम मशीन को क्या नाम है एज अ प्रोडक्ट की तरह बाहर लॉन्च करने वाले हैं। बट यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब सीबीएसई वाला क्वेश्चन साथ में पूछ लेता है कि कार्यालय भवन, कार्यालय भवन मतलब होता है ऑफिस, ऑफिस में के रख रखाव पर व्यय। अब ऑफिस के रख रखाव पर व्यय हो रहा है, अब ध्यान समझना, मेंटेनेंस चल रही है ऑफिस की, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफिस का। तो यार एक चीज बताओ, इस ऑफिस में बैठ के ही तो काम करोगे? देखो ये फैक्ट्री नहीं है, बात को समझना, बात को समझो। देखो यहाँ पे फैक्ट्री था और उसने मशीन के सुधार पे व्यय किया, तो मैंने कहा मशीन क्या भाई, मशीन बेचनी है? मैंने कहा नहीं बेचनी है। तो मशीन क्या है? अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु है तो उस पर खर्चा भी जो होगा बेटा वो अंतिम ही माना जाएगा, क्योंकि वो बाहर से कोई मतलब नहीं है उसका। क्लियर हो गया? मगर अब मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस बिल्डिंग, तो ये मान लो ये ऑफिस है, बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस में काम कर रहे हैं और इस बिल्डिंग की रिपेयरमेंट चल रही है। क्या चल रही है? रिपेयरमेंट चल रही है। रिपेयर क्यों करा रहा हूँ मैं इस बिल्डिंग को? ताकि मैं क्या और प्रोडक्शन एक्टिविटी का काम कर सकूं। तो इसका मतलब ये जितनी भी चीजें सारी क्या हो रही है, मध्यवर्ती टाइप की हो रही है। तो ये बेटा मध्यवर्ती है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है ना, ध्यान से। कारखाने में मशीन के सुधार पर व्यय, हमने कहा ये हमारा अंतिम है। क्यों? मशीन अगर सुधरेगी भी तो कौन यूज करेगा? सर लेबर यूज करेगा, कंज्यूमर यूज कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। बट इसकी बात करें कार्यालय भवन, कार्यालय भवन मतलब ऑफिस होता है। अब ऑफिस में अगर रख रखाव पर खर्चा किया तो बेटा उसको तो कस्टमर एंड ऑल वो भी तो यूज करेंगे ना, करके देखेंगे, काम वाम करवाएंगे, सब करेंगे। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये अगर इसके ऊपर खर्चा हो रहा है, इसके ऊपर ये खर्चा हो रहा है, तो ये आपका कौन सा खर्चा है? ये मध्यवर्ती टाइप का माना जाएगा, कस्टमर से इसका कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए तो काम किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका कौन सा होगा? मध्यवर्ती। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफिस बिल्डिंग सजाई जाती है, बट कारखाने की मशीन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कभी नहीं सजाई जाती है, ना। इसलिए ये वाला मैंने हमेशा अंतिम बोला है, ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये फैक्ट्री के पास ही रहेगी, लेबर के पास ही रहेगी, कहीं नहीं जा रही है। बट इसकी बात करें तो ये अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है, बनाया जाता है इस तरह से ऑफिस बिल्डिंग को, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और उनसे मुंह मांगा दाम खींचा जा सके, लपेटा जा सके उनको अपने इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका मध्यवर्ती है, क्योंकि ये दूसरे से रिकवर हो जाएगा। एक चिकित्सालय द्वारा नर्सों के लिए यूनिफॉर्म की खरीद, और यहाँ पे पंगा यहाँ भी फंसता, बच्चा कहता है क्या करे इसमें। देखो यार, अगर मान लो चिकित्सालय कोई तुम्हें ड्रेस ऐसी दे रहा है जिसको तुम कहीं भी पहन सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, ये हो, मान लो आप नर्स हो, है ना, आपको मान लो चिकित्सालय ने, हॉस्पिटल ने कुछ आपको कपड़े वपड़े दिए हैं। अब नर्स वाली जो कपड़े दिए हैं यार, तुम उससे जाकर शादी में अटेंड कर रहे हो, ये शादी में डांस कर रहे हो, ये अच्छी चीज है? नहीं। क्या उसे शादी में ले आ सकते हैं? नहीं। आप उस यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म वर्ड यूज हुआ है, यूनिफॉर्म। अब ये यूनिफॉर्म कहाँ पे होगा? ऑफिस आवर में यूज होंगे। किसमें होंगे? ऑफिस के जो काम होंगे, ऑफिस आवर्स, मतलब कि ऑफिस के जो घंटे होंगे ना बेटा, उसी में तो यूनिफॉर्म यूज होगी। इसका मतलब वो जो यूनिफॉर्म आपको दी गई है वो किस लिए दी गई है? ताकि आप हॉस्पिटल का काम करो। इसका मतलब फिर दोबारा मध्यवर्ती हो गया, ताकि आप लगो कि हॉस्पिटल के हो और उससे फिर क्या है, आप क्या है, मरीजों की देखभाल एंड जो भी करोगे उससे फिर पैसा कमाया जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? मध्यवर्ती हो गया। समझ में आ गया? तो चिकित्सालय ने नर्सों को यूनिफॉर्म दी है। यूनिफॉर्म बेटा फाइनल नहीं माना जाएगा, ये आपको ऑफिस के घंटों में ही काम करना पड़ेगा, नाम ही यूनिफॉर्म वर्ड यूज हो रखा है। तो इसका मतलब ये आपका क्या होता है, ये आपका
मध्यवर्ती बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो ये बोलता कि नहीं तुम जाओ अपने लिए यूज़ कर लेना, छोड़ो हो गया, कुछ नहीं करना, हो गया, फिर अंतिम, ठीक है। ये बहुत प्यारा पॉइंट है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, सिंपल सा है। विदेशी पर्यटक होते हैं जो घूमने फिरने आते हैं, विदेशी लोग, उनके द्वारा खरीदा गया सामान। तो बेटा अगर मान लो इंडिया है, इंडिया में मान लो 4 चिंके आ जाते हैं, चिंके मतलब चाइनीज आ जाते हैं, और वो क्या नाम है, चारों यहाँ पे आके वो सामान वामान खरीद लेते हैं हमसे, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि इंडिया ने इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात किया है, इंडिया में आकर के वो खरीद रहा है जो भी है, तो उसे एक्सपोर्ट का पार्ट माना जाता है। एक्सपोर्ट आपको पता है घरेलू आय में शामिल होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं इसको घरेलू आय में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेशी खरीद रहे हैं तो वो पैसा देंगे तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से कारक आय का पार्ट बनेगा। नहीं यार, ये वो नहीं है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बात है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा शामिल होता है घरेलू में। क्यों? व्यय विधि नहीं पड़ी थी, व्यय विधि में चौथा पॉइंट क्या कहता है, शुद्ध निर्यात है। तो निर्यात तो चाहे आयात तो दोनों शामिल होंगे। निर्यात को प्लस में दिखाते हैं, आयात को माइनस में दिखाते हैं, ऐसे पढ़ेंगे ना। तो ये तो निर्यात है तो प्लस में दिखाएंगे, ये शामिल होगा। और आयात होता तो वो भी शामिल होता, बट उसको नेगेटिव, यानी उससे क्या था, हमारी घरेलू आय ऋणात्मक हो जाती, घट जाती, कम हो जाती। क्लियर हो गया? और क्या बन सकता है, मान लो आपका एक नियोजक है, नियोजक मतलब एम्प्लॉयर, मालिक, नियोजक मतलब एम्प्लॉयर यानी मालिक। मालिक ने क्या करा, ठीक है, आप कर्मचारियों को क्या करा है, मतलब क्या दे दिया, मान लो मालिक ने कर्मचारियों को बोनस दिया, मालिकों ने कर्मचारियों को मान लो कोई गिफ्ट दिया। अब बच्चे अभी टीचर भी मुझसे कई बार पूछते हैं कि भाई अगर मान लो टीचर अगर मान लो गिफ्ट देता है, गिफ्ट दे रहा है कर, तो गिफ्ट तो बेटा कभी लेना नहीं चाहिए। मैंने कहा यार किसको दिया ये तो पूछो पहले। हमने कहा कर्मचारियों को। बेटा कर्मचारियों को यार एक तरह से अगर आप कुछ दे रहे हो तो आय विधि में क्या पढ़ा आपने, कर्मचारियों को पारिश्रमिक पढ़ा ना। अब पारिश्रमिक कैसे दे सकते हैं, सैलरी कैसे दे सकते हैं कर्मचारियों को, ये बताओ। जरूरी है कैश में दे, इन काइंड भी हो सकता है, काइंड मतलब किस्म के रूप में भी तो मजदूरी मिल सकती है। अब किस्म के रूप में अगर आप मजदूरी दे सकते हो, इसका मतलब मैंने अब अपने कर्मचारियों को बोनस दिया, अपने कर्मचारियों को मैंने क्या नाम लो गिफ्ट दिए, तो भाई साहब अपने कर्मचारियों को दिया, मैंने ये नहीं बोला मैंने जनता को बांटे। अगर जनता को बांटता तो इसका मतलब मैं वेलफेयर गिफ्ट दे ही रहा था, फिर तो मतलब फिर एक पक्षी हो गया, फिर तो आता नहीं। बट अगर कर्मचारियों को दे रहा हूं, इसका मतलब मैं कर्मचारियों से सर्विस भी तो लेता हूं। अपने मेरे अंदर जो काम कर रहे हैं उनसे मैं काम लेता हूं, तभी तो उनको कुछ दे रहा हूं। क्या यहाँ पे वर्ड लिखा, मैंने कर्मचारियों को दिया, नियोजक ने कर्मचारियों को दिया, तो भाई इसीलिए दिया क्योंकि वो उनसे काम करवाता है। बात में क्या, फ्री तो एक धोखा है बेटा। पूरे साल रगड़ करके एक दिन अगर बोनस दे दिया तो क्या मतलब वो फ्री बोल देंगे, नहीं बोला जाता फ्री। बात में क्या ना, हाँ अगर ऐसे बोलता कि उसने क्या नाम है, मालिक ने सबको दिया था इसलिए इनको भी दे दिया, तब तो भाई तब नहीं आएगा। सबको दिया तो फिर कोई तो वो फ्री था एक तरीके से। बट अब वो सिर्फ कर्मचारी, बल्कि कर्मचारियों को ये दे रहा है, कर्मचारी को वो दे रहा है, कर्मचारी को ऐसे दे रहा है वैसे दे रहा है, तो भाई वो आता है, वो शामिल होता है। कर्मचारी को तो लीजिए कर्मचारी पारिश्रमिक में आएगा, और कर्मचारी पारिश्रमिक आय विधि के अंदर आता तो वो तो शामिल वैसे भी होना था। समझ में आ गया? चलो इस पार्ट को मैं यहीं पे रोक लेता हूँ। मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा यार। अभी मैं एक और पंगा देखा, मैंने परसों में टेस्ट लिया था, ये स्टॉक जो फ्लो के ऊपर था ना, ठीक है ना, उसके भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं उसके मतलब पॉइंट्स उठा के लेके आएंगे कि अगर ये हो अगर वो हो तो कैसे कैसे उसको स्टॉक और फ्लो में डाला जाएगा। क्लियर है? मैं चाहता हूँ ना आपके पूरे नंबर आए। कोई भी एक बंदा, देखो मैंने हमेशा बताया 99 का रिकॉर्ड है, 72 99 मैंने देख रखे हैं। 100 चाहिए, 100 के चक्कर में मैं बैठा हूँ, जिस दिन 100 आ गया उस दिन खुशी। ठीक है, तो मैं 100 के चक्कर में सच में बैठा हुआ हूँ। पिछली बार भी इतने सारे बच्चों का 99 आया, जिसमें से कई बच्चे खासकर लड़कियां रो रही थी। क्यों? क्योंकि वो 100 के चक्कर में बैठे थे। कई 2-3 सालों का ये रिकॉर्ड है, वो हमेशा रोते हैं, कुछ ना कुछ रोने लग जाते हैं कि 99 नहीं आए, 100 क्यों नहीं आए। यार देखो 100 पिछली बार वाला को तो समझ में आता है, 100 इसलिए नहीं आया क्योंकि इंटरनल असेसमेंट पता क्या क्या फालतू चीज़ों के बेस पे दिया गया था नंबर कोरोना के कारण। बट उससे पहले बच्चों के आने चाहिए थे 100, समझ नहीं आए क्यों नहीं आए। उससे पहले भी 100 आने चाहिए थे, बट हमेशा 99 हाईएस्ट टूक जाते हैं, कई बच्चों के आते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं आता उनके 99 आए क्यों, तो खुशी रहते हैं भाई आ कैसे गए पता ही नहीं है। लड़कियां भी होती बहुत सारी जो बोलती कि भाई पता है मुझे तो लग नहीं देते मेरे आएंगे। बट पता है इतना कुछ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती है, और आपको लिख के आया था, आपको लगता है कि आपने शायद गलत लिखा हो, बट वो कई बार सही हो जाता है और नंबर पूरा मिल जाते हैं। तो चलो कोशिश करते हैं इस बार 100 लाने की, देखते हैं कौन लेके आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्टॉक फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।